मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं आते आते मेरे ऑफिस को पूछ रहा था कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो इस समिट में मीटिंग में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। तो इस लेवल के लोग हैं कि यहाँ कई बात ऐसी हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैसा त्रेहान जी ने कहा कि पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप हम वन हेल्थ के लिए कैसे करें, मैं उसमें बहुत क्लियर मानता हूँ। विदाउट पब्लिक पार्टनरशिप आप वन हेल्थ का गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। नहीं केवल हमें हमारी इंडस्ट्रीज के साथ, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करना है, लेकिन वन हेल्थ पर हमें सक्सेस होना है तो हमारी पार्टनरशिप दुनिया के साथ होनी चाहिए, वर्ल्ड के साथ होनी चाहिए और सबको साथ में मिलके एक ही दिशा में वन हेल्थ इश्यू को एड्रेस करना चाहिए ताकि हम समय पे गोल को अचीव कर पाएंगे। और उसमें से मैं बाहर आने के लिए मेरे एक ऑनरेबल एमपी इंदौर मुझे मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सभी का, इंदौर के सभी नागरिकों का टेस्टिंग कराया और उन्होंने कहा कि उसमें से 48% 10 इयर्स एबव लोग, पॉपुलेशन का 48% लोगों को एक या एक से अधिक डिसीज है। तो मुझे आश्चर्य लगा और मैं चौंक गया कि उसको तो एड्रेस करना चाहिए। तो मैंने एक मीटिंग बुलाई, ICMR, सब DBT सब लोग थे। मैंने कहा 48% लोग मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारे सामने दो रिस्क आ गया। एक तो 48% लोग क्यों बीमार पड़े, क्यों एक से अधिक डिसीज के भोग बन गए। दूसरा, अभी 48% लोग बीमार तो हो ही गए हैं, उसको कैसे सस्ती दवा मिले, एफोर्डेबल हेल्थ एक्सेस उसको कैसे मिले। दूसरा, उसका फ्यूचरिस्टिक रिसर्च और इनोवेशन कैसा हो ताकि उसका बीमार पड़ने का दर कम हो या तो कम लोग बीमार पड़े। 3 विषय पर काम करने के लिए मैंने जब मेरे टीम से बातचीत की, ये ही बात पर तब ये डिस्कस हुआ कि हम इंडिया में उसके ऊपर काम करें, हम सब इंस्टीट्यूट उसके ऊपर साथ में मिल के काम करें। एक्सेसिबल और एफोर्डेबल करने के लिए यहाँ 2 बात आई कि भाई मेडिकल, अभी हम आज दिन तक, मैं तो बहुत हैरान हूँ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो आप कभी टोटल हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ के द्वारा के अलावा आप हेल्थ के संदर्भ में रिसर्च और इनोवेशन के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। आप केवल मेडिसिन रिसर्च करने के लिए लग गए हैं। ये मेडिसिन की क्या इम्पैक्ट, क्या रॉ मटेरियल, उसका क्या सॉल्ट है, उसके लिए यूज होने वाले बेसिक केमिकल्स कौन सा है, इंटरमीडिएट कौन सा है, API कौन सा है, उसका असेसमेंट, उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसकी एनिमल इम्पैक्ट, एक साइकिल पर आप नहीं सोचेंगे तब तक आप वैक्सीन बना लेंगे। तो क्या वैक्सीन बनाने से ऑल इश्यू एड्रेस हो गया? फिर दूसरा वायरस आएगा तो फिर नई वैक्सीन बनाने के लिए निकलेंगे। वायरस ना आए उसके लिए या तो वायरस कहां से क्यों आता है, कैसे आता है, ये इश्यू को पकड़ के, अभी हमने आपको टेम्परेचर है, पैरासीटामोल ले लिया, टेम्परेचर चला गया, वहां तक तो हम पहुंचे, अच्छी बात है। लेकिन हमें डायग्नोसिस ये करना है कि कौन से बॉडी में क्या ऐसा रिएक्शन हुआ ताकि उसको टेम्परेचर आया, ये रिएक्शन क्यों हुआ, ये रिएक्शन करने में किसकी भूमिका है, एनवायरमेंट इफेक्ट है उसके पर, कोई एनिमल से कोई इफेक्ट आई है उसके पर। एक दिशा में हम नहीं सोचेंगे तब तक हम साइंस में भागते और हमको ऐसा लगता है कि हम साइंस हमारा बहुत आगे बढ़ गया। जी नहीं, हमें होलिस्टिक अप्रोच से सोचेंगे तब हमारा साइंस पूरा होगा। बाकी आप कुदरत के साथ फ्लैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इक्वल एंड राइवल, आप जितना एक्शन लेंगे इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है। सृष्टि के खिलाफ काम करना नहीं है, हमें सृष्टि के साथ सह-अस्तित्व से आगे बढ़ना है। मेरी बात पर गौर करिए। सृष्टि के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, कोई हमारे पुरख नहीं लड़ पाए हैं। सृष्टि को जीतना है तो उसके साथ सह-अस्तित्व, हमें गाय को खाना देना है ताकि गाय हमें दूध देती रहेगी
हम शुद्ध खाना देते रहेंगे तो शुद्ध दूध देती रहेगी, ये मिल्क का उपयोग करके हम हमारी हेल्थ को अच्छी रखेंगे। तो हमें सोचना है कि गाय को कैसे खाना देना है। हम सोचेंगे कि चलो गाय को बेच दो, गाय को मार के उसका मीट यूज कर लो, एनिमल को मार दो, उसका मीट यूज कर लो, विषय खत्म। आपको उनका वन टाइम सॉल्यूशन ढूंढ लिया और उसमें आपका भला नहीं हुआ। दोस्तों, ये दिशा से हम कैसे बाहर आए? दूसरा, गवर्नमेंट को क्या करना है? गवर्नमेंट को पॉलिसी इंटरवेंशन करना है और करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां रेहान जी ने कहा कि मेडिकल डिवाइस महंगा आता है, वो रिसर्च में यूज होता है और ट्रीटमेंट के लिए भी, ऑपरेशन के लिए भी यूज होता है और ऑल टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक के लिए उसका यूज होता है। लेकिन ये महंगा आता है, उसको सस्ता लाने के लिए क्या करेंगे? तो मैंने पहले कहा कि दुनिया के लिए तो कॉमर्स है और कॉमर्स की दृष्टि से उसको सोचेंगे, और लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए क्या करना, सस्ता। मैंने एक डिसीजन लिया था स्टैंड की प्राइस कम करने के लिए, और उस वक्त बहुत हल्ला हुआ था। कई चीज़ तो मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकता, लेकिन कई लोगों ने आके मुझे धमकी दी थी, ये मैं कहूँ तो भी चल जाएगा, कि देश में हम तब उसकी तंगी कर देंगे, या तो देश में उपलब्धता कम हो जाएगी, उसमें ये हो जाएगा, और उसके लिए कौन जिम्मेवार। तो एक बड़ा डिसीजन करना था, क्योंकि इंडिया का भी एक माइंडसेट है कि जो महंगा है वो अच्छा है। जैसे यहाँ जेनरिक मेडिसिन का उल्लेख हुआ, फर्क इतना ही है, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन या पेटेंटेड मेडिसिन, पेटेंटेड से आउट हो गए वो जेनरिक हो गए, तो जेनरिक ब्रांडेड, ये मेडिसिन तो मेडिसिन ही है। पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 500 mg ही है। आप जेनरिक ब्रांडेड ले, या तो आप जेनरिक सोल्ट नेम से ले, आप पैरासीटामोल से ले, या कालपोल से ले, या डोलो से ले। जेनरिक जेनरिक है, क्वालिटी ही है, लेकिन सस्ती है ना। तो हमारा देश का माइंडसेट है कि सस्ती है वो अच्छी नहीं है। ये परसेप्शन को हम कैसे दूर करें? तो आज से 8 साल पहले मैं मिनिस्टर बना। उस वक्त पूर्व की सरकार ने सोचा होगा कि लोगों को सस्ती दवा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने उस वक्त कंसेप्ट लिया कि भाई हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक जन औषधि केंद्र ओपन करें और गवर्नमेंटल स्टोर हो, और वहाँ उसको जेनरिक मेडिसिन मिले और सस्ती मिले, ताकि जेनरिक मेडिसिन का पॉपुलैरिटी बढ़े। तो मैंने उसको डिटेल स्टडी किया, क्योंकि मैं MOS था, स्टेट मिनिस्टर था। तो स्टेट मिनिस्टर होने के नाते बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है, सीनियर मिनिस्टर के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी होती है। तो मुझे क्या काम करना, तो मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को मिलने गया। तो प्रधानमंत्री जी ने मेरी बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई एक बहुत बड़ा तेरे विभाग में करने जैसा काम है। मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि पुण्य का काम है, जो आप कर सकते तो करो। 2008 में हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेनरिक मेडिसिन का स्टोर खोलने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। अभी 8 साल हुआ है और उसमें 90 सेंटर खुला है और वो चलता नहीं है। फिर वो बंद की कगार में, उसको जीवित करके आप देश की लोगों की सेवा कर सकते हो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया और मैं काम पे मैंने डिटेल अध्ययन किया। स्कीम क्यों बनी, उसकी कैबिनेट नोट क्या थी, उस वक्त भावना क्या थी, ये भावना के साथ उसके जो उसका विजन था, ये विजन पर वो खरी उतरी नहीं उतर रही क्या है, और अभी है ये 8 साल का चलने का अनुभव के बाद उसमें क्या चेंज करना चाहिए, उसको डिटेल अध्ययन करके मैं विषय के पीछे लगा। और उस वक्त मैंने स्टडी किया कि देश में केवल 2% जेनरिक मेडिसिन का यूज होता था, और खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। बाकी जेनरिक मेडिसिन का शेयर कम था। डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसा आपने क्वेश्चंस किया वैसा ही जेनरिक मेडिसिन इज ए लो क्वालिटी मेडिसिन। मैंने कहा परसेप्शन बदलना है, क्या करना। मैंने जेनरिक जन औषधि स्टोर का मॉडल थोड़ा सा बदल दिया। मैंने कहा कि प्राइवेट लोग उसको चलाए, गवर्नमेंट के लोग नहीं। कोई फार्मासिस्ट आगे आए, कोई NGO आगे आए, हम उसको 20% कमीशन देंगे। मैंने सभी बड़ी फार्मा इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग की। मैंने कहा कि आप आपकी ब्रांड बनाते हो, वैसे जन औषधि की ब्रांड जेनरिक की बना दो। जन औषधि ब्रांड से आपको मुझे सप्लाई देना है और नीचे लिखना है मैन्युफैक्चरिंग बाय कैडिला। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मैन्युफैक्चर है,
आप उसको इस नाम से, लेकिन उसके ऊपर लोगो लगेगा जन औषधि, जेनरिक की ब्रांड जन औषधि करना है मुझे। और मैंने उस पर काम करना चालू किया, रात दिन मेहनत करना चालू किया, एक सीईओ काम करे ऐसा मैंने काम किया। और लास्ट 7 मार्च को हमने 5th जन औषधि दिन मनाया। उस वक्त देश में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। डेली 12 लाख से अधिक लोग जन औषधि केंद्र पर मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।